न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। बात उत्तराखंड की करेंगे, बात बताएंगे जोशीमठ की, लेकिन उससे पहले पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। रैली होकर जाएगी, जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा वो सब हमारे राज्य की ओर से प्रतिभाग करेंगे। मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी प्रतिभाशाली कलाकार कर्नाटक में, जैसा कि अभी हमारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी ने आप सबसे अपेक्षा करी है कि आप सब लोग वहां जाकर हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन वहां पर करेंगे और हमारे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको संपूर्ण देश में ले जाने का काम करेंगे। आप सभी लोक कलाकार हमारी सुंदर संस्कृति और परंपराओं के सच्चे अर्थों में जिन जिन को भी यहाँ से कर्नाटका में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा वो सारे के सारे हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को वहां पर सजोने का काम, सबके सामने रखने का काम, सबको हमारी इस विरासत से परिचय करवाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए ब्लॉक स्तर से युवा प्रतिभाओं को अवसर मिले हैं, जिससे निश्चित रूप से जो हमारा देश, जिसको हम कह सकते हैं जिसकी आत्मा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, ग्राम सभाओं में बसती है, पंचायतों में बसती है, उन सभी प्रतिभाओं को इसमें प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से उन सभी को आगे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, देवभूमि के युवा न केवल प्रतिभा संपन्न है बल्कि सामर्थ्यवान भी है और बहुत परिश्रमी भी है। हर क्षेत्र में उनको थोड़ा सा भी अगर कहीं पर कोई लाइन मिल जाती है, किसी प्रकार की गाइड मिल जाती है तो उस दिशा में वो तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। आज कोई क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो आज शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे प्रदेश के युवाओं ने अपनी प्रतिभाओं का लोहा हर क्षेत्र में मनवाया है। हाल के दिनों में अनेक क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के युवाओं ने देश और दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। मैं अपने सभी युवा मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग राज्य का भविष्य हैं, भविष्य आप पर निर्भर है। आप सब लोग ये आने वाले समय में संपूर्ण भारत की ताकत बनने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये अमृत काल प्रारंभ हुआ है, अभी अभी हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आजादी के 75 वर्ष हमारे पूरे हुए हैं और इन 75 वर्षों में देश ने अनेकों क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है। अनेक प्रकार की उपलब्धियां हमारे पास प्राप्त हुई हैं। अनेक जो है हमने नए नए आविष्कार किए हैं, नई नई जानकारियां जुटाई हैं, हम नई नई मंजिलों को हमने छूने का काम किया है। अब उससे भी आगे बढ़ने का समय है। जहां 75 सालों में हमने आजादी के इन सब कालखंड के बाद हुए उपलब्धियों का जश्न मनाया है, हमने रंगारंग कार्यक्रम किए। अब यह आजादी का जो अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल प्रारंभ हुआ है। इस अमृत काल में हम सब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो आज प्रदेश के लिए हो, देश के लिए हो, एक व्यक्ति के नाते, एक संस्थान में किसी जिम्मेदार प्रतिनिधि के नाते हो। जिन क्षेत्रों में भी हम काम करते हैं उन क्षेत्रों में हमको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन निश्चित रूप से अपने संपूर्ण सामर्थ्य को लगाकर करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के देशों में आज हमारी गिनती पहले जैसी नहीं रही। एक समय था जब भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता था। भारत अपने हितों की भी बात नहीं कर पाता था। आज के समय में
भारत को गंभीरता से लिया जाता है। भारत हर वैश्विक मंच पर अपनी बात अपने हितों के लिए करता है, अपने हितों के मुताबिक फैसले भी करवाता है। नया भारत है, उसका परिणाम है। आज हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। संस्कृति के क्षेत्र में आप देखिए, आज धर्म का हो, संस्कृति का हो, तेजी से उत्थान हो रहा है, तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। क्या हम इसकी कल्पना भी कर सकते थे कि पहले के समय में पूरी दुनिया योग को मानेगी? क्या हम ये कल्पना कर सकते थे कि आज भारत संपूर्ण दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है, संपूर्ण दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है, भारत आगे चल रहा है? उसका परिणाम है आज हमको देखिए, G20 की अध्यक्षता अगर किसी को मिली तो हमारे देश को मिली है भाई। इतना ही नहीं, जहां कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, दुनिया के जो विकसित देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। तमाम प्रकार की परेशानियां उन देशों में खड़ी हो गई है। और हमारा देश जहां 12वें स्थान पर होता था, 13वें स्थान पर होता था, आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हो गए हैं भाई। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा का क्षेत्र हो, जहां रक्षा के क्षेत्र में हम केवल आयात करते थे एक जमाने, एक बड़ा हमारा बजट केवल और केवल दुनिया के दूसरे देशों से हमारे रक्षा के क्षेत्र में आयात में खर्च होता था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हल्द्वानी अतिक्रमण का मामला। रेलवे की करीब 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का पूरा मामला है। 4365 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मुक्त करवाने का आदेश दे दिया है। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में, और इसको लेकर अब ये देखना होगा कि जितने भी लोग वहां से हटे हैं अब उनका क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का ये पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हल्द्वानी अतिक्रमण मामला। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से इस वक्त की, अतिक्रमण का जो ये मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इसको लेकर अब जांच होगी। जांच के बाद सुनवाई को लेकर बातें सामने आएंगी। हालांकि सबसे बड़ी बात ये कि अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए तमाम जो टीमें हैं वो भी पहुंची, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जो अब बेघर हो गए हैं, उनके पास घर नहीं है। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट का क्या रुख होगा, कोर्ट क्या फैसला लेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। रेलवे की करीब 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था, जिसको अतिक्रमण मुक्त किया गया है। सुरेंद्र ढाका ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का ये पूरा मामला है, लेकिन अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है। सबसे पहले पूरे मामले को विस्तार से बताएं। 2014 से पहले से एक पुल था जिसके टूटने के बाद रेलवे की जमीन आ रही थी उस पुल में, और उसके बाद जब रेलवे को ये पता चला कि उनकी जमीन पर लोगों ने बस्ती बसा ली है और लोग रहना शुरू कर दिया है, तो इस पुल से ये विवाद शुरू होकर हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट के बाद अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है सलमान खुर्शीद, वो इसकी पैरवी करेंगे और इसे 5 तारीख मुकर्रर की गई है पूरी सुनवाई के लिए। लेकिन जिस तरह से तैयारियां हैं रेलवे प्रशासन की, रेलवे और जिला प्रशासन में जितनी भी टीमें हैं, उनकी जो तैयारियां हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि डिसीजन उनके पक्ष में आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अंशिका समझने वाली ये है, इतने लंबे समय से 4300 से ज्यादा मकान इस लगभग 82 एकड़ ये जमीन है उस पर बने हैं। ऐसे में क्या जिला प्रशासन या रेलवे के प्रशासन के अधिकारियों को इतने लंबे समय तक ये जानकारी नहीं रही कि उसमें स्कूल बन गए, उसमें मस्जिदें बन गई, उसमें लोगों ने इतनी बड़ी कॉलोनी बसा ली? तो एक लोगों की तो लापरवाही है जिन्होंने जाकर मकान बनाए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं जो तो हाईकोर्ट में पेश नहीं कर पाए हैं। लेकिन क्या जिम्मेदारी उन अधिकारियों की नहीं है जो पगार लेते हैं, जो सरकारों से सैलरी लेते हैं? उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती थी कि जब उनकी जमीन पर उस समय कब्जा हो रहा था तब उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया गया? अब मामला हाईकोर्ट में जो लोग हैं, जो
गफूर बस्ती और जो ये बनपुरपुरा वाली कॉलोनी है, लगभग 60,000 लोग यहाँ अंशिका इसमें रहते हैं। अब ये 2007 का आपने जिक्र किया सुरेंद्र, 2007 में ही इसको हटाने की बात सामने आई थी, लेकिन नहीं पूरी तरीके से खाली किया जा सका था। अब ये 16 साल बाद फिर से मामला सामने आया है, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उनका क्या होगा? क्या उनको पहले से ही नोटिस दिया गया, उनको समय दिया गया? जी बिल्कुल अंशिका, देखिए उनको नोटिस भी दिया गया है और लगातार ये प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी। जब रेलवे प्रशासन वहाँ जमीन खाली कराने पहुंचा तो वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, लगभग 20,000 आदमी वहाँ इकट्ठा था, अपने परिजनों के साथ, बच्चे, सब लोग इसमें थे, सब प्रदर्शन कर रहे थे। अब मामला सरकारों से जुड़ा नहीं है, मामला अतिक्रमण से जुड़ा है। मामला जब जिस समय की सरकार थी उस समय की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया कि अतिक्रमण हो रहा है। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि जो कॉलोनियां बनती है, जो विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो ध्यान रखे किस जगह पर मकान बन रहे हैं, नक्शा किस जगह पर पास हो रहा है। नक्शा पास होने की जो प्रक्रिया है वो इसीलिए बनाई जाती है कि इनके नाम प्रॉपर रजिस्ट्री है और किस तरह उनको लापरवाही विभागों की भी है। बिजली विभाग ने किस तरह इतनी बड़ी कॉलोनी को कनेक्शन दिए, लाइनें दिखाई गई, सड़कें बनाई गई और सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल बनकर उस कॉलोनी में 82 एकड़ की जो ये लैंड है इसमें खड़े हो गए हैं। और अब सरकार चेत रही है। अब जो केंद्र सरकार की बात करूं, जो रेलवे विभाग। चलिए ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में दहशत का माहौल है, जमीन धंसने से जान का खतरा बढ़ गया है, घरों और सड़कों में दरारें पड़ गई हैं। जान के डर से कई परिवारों ने घर छोड़ दिया है। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप है और उत्तराखंड में अभी मौजूदा समय में जोशीमठ में दहशत का माहौल है। इलाके में जमीन धंसने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब मारवाड़ी वार्ड में जमीन धंसने, घरों सड़कों में दरारें आने और जगह जगह से पानी की धार निकलने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे जान का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते कई परिवारों ने अपना घर बार छोड़ दिया है। यहाँ सवाल ये है कि क्या जोशीमठ में बड़ी आपदा आने वाली है? आखिर क्यों जगह जगह से पानी निकल रहा है? क्यों यहाँ जमीन धंस रही है? आखिर प्रशासन कब जागेगा? जी हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जोशीमठ के लोग तलाश रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन से पानी निकल रहा है और जेपी कंपनी के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें भी आ गई हैं, जिससे ये पूरी कॉलोनी खाली करा दी गई है। इससे पहले यहाँ जमीन धंसने की कई घटनाएं हो चुकी हैं और अब घरों में, सड़कों में दरारें आने लगी है। पुष्कर नेगी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, देखिए बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर मकानों में आने लगी हैं। इसके अलावा पानी की जो लीकेज की समस्या है वो देखने को मिल रही है। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा है? बिल्कुल, देखिए अंशिका, प्रशासन के संज्ञान में बात एक साल पिछले साल से है, क्योंकि जब यहाँ पे छोटी छोटी दरार आ रही तो यहाँ के प्रशासन को जो अवगत करा दिया गया, चाहे नगर पालिका हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इस बात से अवगत करा दिया गया था। लेकिन पिछले 2 दिन से यहाँ पे की जो घटनाएं जो सामने आ रही है, 10 से 15 परिवार को जो है नगर पालिका गेस्ट हाउस में जो है शिफ्ट कर दिया गया। मारवाड़ी वार्ड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा खतरा जो है यहीं पे देखने को मिला, क्योंकि मारवाड़ी में सबसे ज्यादा परिवार जो है रहते हैं। मारवाड़ी वार्ड जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी दरारें जो है सड़कों में भी पड़ गई है। एनटीपीसी का जो पुस्ता था ये भी यहाँ पे गिर गया है और पानी, जमीन से पानी निकल रहा है। हालांकि ऐसी कोई ऐसी घटना सामने आने वाली है उत्तराखंड के जो जनपद चमोली का जो जोशीमठ का है कि जहाँ पे बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, क्योंकि लोग यहाँ पे अपने अपने घरों को जो है खाली करके जो है दूसरे जगह जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसका रहने की ना व्यवस्था करी है और न ही यहाँ पे कोई ऐसी ठोस कार्रवाई जो है प्रशासन द्वारा या उत्तराखंड सरकार द्वारा की। हालांकि जो लोग यहाँ पे जिन के घरों में, गौशालों में या होटलों में दरार पड़ गई है, वो लोग जो है अपने घरों को छोड़ के जो है चाहे या पुलिस थाने में कोई लोग रह रहे हैं या नगर पालिका गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, जहाँ पे अभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई। लेकिन पानी निकलना जो है कल से जो है, जो कल का जो पानी की जो धारें निकल रही है, तमाम सारी जगहों से जो पानी निकलना यहाँ पे शुरू हो गया, हो सकता है कि ये आने वाले 2 या 3 दिन में जो है यहाँ पे जो कोई ऐसी घटना ना हो कि जिसको लेकर जो प्रशासन जो है। चलिए इंतजार रहेगा इस चीज का कि आखिर क्या कदम इसको लेकर उठाया जाता है। बहुत शुक्रिया पुष्कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं नर्सिंग भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। UKMSSB ने 1564 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। 12 जनवरी से 1 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन होगा। 80% पद पर महिलाओं के लिए जो है मौका मिलेगा। महिलाओं के लिए इन्हें आरक्षित रखा गया है।
20% पदों पर पुरुषों की भर्ती होगी। यानी कि बड़ी बात है महिलाओं के लिए। 80% तक जो सीटें हैं वो आरक्षित है महिलाओं के लिए और 20% पुरुषों को इसमें भर्ती किया जाएगा। तो अब जिस तरीके से कमी देखी गई थी, कमी थी अस्पतालों में नर्स को लेकर, अब वो कमी जो है पूरी हो जाएगी, क्योंकि 1564 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज बेरोजगार युवाओं के समर्थन में नंगे पांव पदयात्रा निकाली है। डिस्पेंसरी रोड से राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हरीश रावत ने इस पदयात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान तमाम बेरोजगारों युवा भी हरीश रावत की पदयात्रा में शामिल हुए हैं। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी भी हरीश रावत के साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि वन दारोगा भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे तमाम युवा भी हरीश रावत के साथ कदमताल करते नजर आए। डिस्पेंसरी रोड से गांधी पार्क तक सभी मूर्तियों पर हरीश रावत ने माल्यार्पण किया। हरीश रावत ने अपनी पदयात्रा का समापन गांधी पार्क में गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया है, जिसके बाद हरीश रावत ने कहा कि ये पदयात्रा बेरोजगार युवाओं के समर्थन में थी, ताकि सरकार युवाओं के रोजगार छीनने के बजाय रोजगार देने का काम करे। लेकिन कोई कदम सरकार की तरफ से उठ नहीं रहा है, बल्कि पिछले साल जितने लोगों की नौकरी लगी नहीं, उससे ज़्यादा लोग जो नौकरी पर थे वो निकाल करके वो सड़कों पर आ गए। तो ये उल्टा हो रहा है। और इधर जिन लोगों ने परीक्षाएं दी थी, बड़ी उम्मीद में थे, उनकी परीक्षाएं या तो रद्द हो गई हैं या लटकाए पड़े हैं। कहीं कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनका अध्याचन कुछ हो रहा है, संख्या जैसे सिविल डिप्लोमा होल्डर्स का है, और जब परीक्षा का मौका आ रहा है तो पता चला है कि नहीं, वो तो अध्याचन उन सिविल पोस्टों का वापस ले लिया गया है। बड़ी बड़ी पोस्टें क्रिएट की जा रही हैं, एईज़ की, एजुकेटिव इंजीनियर की, एसईज़ की पोस्टें क्रिएट की जा रही हैं, मगर जिससे यहाँ के गरीब बच्चे नौकरी पर लग सकते हैं, जेई डिप्लोमा होल्डर इत्यादि, वो पोस्टें एबॉलिश की जा रही हैं। उनकी कीमत पर बड़ी पोस्टें निकाली जा रही हैं। तो हरीश रावत ने बेरोजगारी को लेकर खासतौर पर यह पदयात्रा निकाली है। हितेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, आज हरीश रावत ने नंगे पांव दूर तक चलकर जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। उनका ये कहना है कि जो बेरोजगार युवा है उनके लिए ये पदयात्रा है, और कई बेरोजगार युवा भी इसमें शामिल हुए थे। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, हरीश रावत एक ऐसे नेता है जो कि कोई भी ऐसा मुद्दा उसे बुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सबसे पहले मंडवी की पार्टी रखी थी, तो एक बार फिर बेरोजगार का मुद्दा उत्तराखंड के अंदर उठ रहा है, तो हरीश रावत ने इस मुद्दे को भी भुनाने का काम किया है और उसमें हद तक सफल होने का भी काम किया है। राजीव गांधी की मूर्ति से लेकर नेहरू की मूर्ति तक उन्होंने नंगे पैर पदयात्रा की। इसमें उत्तराखंड के जो बेरोजगार महासंघ के पदाधिकारी उनको भी साथ लेकर हरीश रावत ने किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हरीश रावत सत्ता में थे, क्या बेरोजगारों की तरफ उन्होंने कुछ देखा था या नहीं देखा था, ये भी बड़ा सवाल। ये बेरोजगार महासंघ उस समय भी हरीश रावत की सरकार के खिलाफ और हरीश रावत के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, लेकिन आज वही महासंघ बेरोजगारों का है और वही आज हरीश रावत के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर पदयात्रा कर रहे हैं। महज एक दिन पदयात्रा करने से क्या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या संदेश समाज को देना चाहते, क्यों? आखिरकार क्योंकि हमेशा की तरह ही उत्तराखंड हमेशा मुद्दों में अटक जाता है। मुद्दों की राजनीति यहाँ पर होती रहती, आज इस बात का मुद्दा, आज इस बात का मुद्दा, क्योंकि हमेशा से ही हरीश रावत एक ऐसा नेता है कि कोई भी ऐसा मुद्दा हो उसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जी बिल्कुल, और इस पदयात्रा के जरिए ही ये कोशिश है कि बेरोजगारों की आवाज को उठाई जाए। बहुत शुक्रिया हितेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां बिजली दरों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। ऐसे में कांग्रेसियों का कहना है कि जनता महंगाई से त्रस्त है और सरकार बिजली की दरों को और महंगा करने जा रही है। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ की जनता के लिए बिजली दूसरे राज्यों से महंगी है। सरकार को जल्द से जल्द बिजली के दाम घटाकर जनता को राहत देनी चाहिए। एक और पहले महंगाई चरम स्पर्श पे है और ऐसे में राज्य सरकार ने बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है,
बिजनेस नहीं है। ऐसे में इस तरह की चीज़ें अगर कीमतों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी तो इसका असर सीधा जनता के ऊपर पड़ेगा, आम जन पे पड़ेगा। तो हम आज कांग्रेस के सभी लोगों ने यहाँ आकर एकत्रित होकर राज्य सरकार के खिलाफ पुतला फूंका और सरकार से मांग करी है कि जो बिजली की बढ़ोतरी हुई है उसको तुरंत वापस लिया जाए। संजय पुंडिल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, कांग्रेस का गुस्सा लगातार बाहर आ रहा है और इस बार उनका गुस्सा बिजली की दरों को लेकर आया है। जिस तरीके से बिजली की दरों में इजाफा हुआ है, इससे जो है पार्टी गुस्से में है। हालांकि महंगाई के मुद्दे को लेकर कल ही कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर पुतला भी फूंका था। क्या है इनकी मांग? निश्चित तौर पर अंकिता, जिस तरीके से लगातार ही विपक्ष है वो सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है और यही वजह है कि एक बार फिर सड़कों पर उतरकर जो कांग्रेसी नेता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्रदेश में लगातार बिजली के दामों में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर लगातार ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार का पुतला फूंक रहे हैं और यही उनका कहना है कि बिजली के दामों को कम किया जाए। जिस तरह से प्रदेश ऊर्जावान प्रदेश भी कहा जाता है, यानी उत्तराखंड में बिजली बनाई जाती है, उसके बावजूद भी अन्य प्रदेशों से महंगी बिजली उत्तराखंड में है। इसी को लेकर जनता को राहत मिले, कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया और साफ तौर पर कहना है कि जब तक बिजली की दाम कम नहीं करेंगे इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे। अंशिका, हालांकि देखिए, पहले बिजली के दामों में एक बार इजाफा किया गया, लेकिन उसके बाद से फिर से जब ये फैसला लिया गया तभी से गुस्सा फूट रहा है लोगों का। लेकिन आम लोगों का क्या कहना है, जो स्थानीय लोग हैं वो क्या समझ रहे हैं इस चीज को? देखिए, लगातार ही महंगाई को लेकर जो लोग हैं वो पहले ही त्रस्त है, क्योंकि हमने देखा है कि जब विधानसभा चुनाव थे सरकार ने तमाम तरह के वायदे किए थे और उन वायदों में एक वादा ये भी था कि जो बिजली की दाम है वो कम की जाएगी। हालांकि बिजली की यूनिट है वो फ्री भी दी जाएगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर लगातार जनता भी परेशान है। उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव के वक्त में तमाम बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन हाल आपके सामने है और इन्हीं सब का फायदा उठाकर अब लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बिजली के दामों को कम किया जाए। अंशिका, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिजली की दरों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष सड़कों पर है, हंगामा कर रहा है, उनका ये कहना है कि महंगाई चरम पर है। तो दूसरी तरफ आपने हरीश रावत को भी देखा, जहां उन्होंने बेरोजगारों के लिए पदयात्रा भी निकाली है। फिलहाल इस